हमारे सभी दर्शकों को नमस्ते। आप सभी का द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूँ चित्रा अय्यर। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कुछ टाइम से ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक हिस्टोरिक अपडेट शेयर किया था। पहली बार ऑटिस्टिक बच्चों को अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मिल सकता है। ये हमारे कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और सालों के एफर्ट्स के बाद पॉसिबल हुआ है। उस एपिसोड के बाद मुझे कई सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस मिले। ये पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं, क्या क्या कवर होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट अप्लाई कैसे करें। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे दोस्त मिलिंद शाह। हेलो मिलिंद। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। तो मिलिंद, हमने विनेश से बात की थी, विनेश सुब्रमण्यन, जो प्रॉबिटास इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट हैं और कई सालों से इस बिज़नेस में हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और जब मैं हमारे बच्चे के लिए, श्रवण के लिए अप्लाई कर रही थी मेडिक्लेम के लिए, तभी उनके द्वारा हमने बहुत ज़्यादा ये हलचल की कि ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को मेडिक्लेम की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं विनेश को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उनके वजह से ये आज हम जो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। तो अभी मैं आप सबको मिलिंद शाह के बारे में बताना चाहूँगी। मिलिंद जिनको मैं 20 साल से जानती हूँ और ये मेरे साथ स्पेशल नीड्स के क्षेत्र में कई सालों से वो जुड़े हुए हैं। और मिलिंद एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। उनके पास लगभग 30 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और वो खुद एक फाइनेंशियल कोच हैं। टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और जस्ट प्लानिंग ऑफ फाइनेंसेस जो हमारे कंपनी में हम सारे स्पेशल नीड्स फैमिलीज़ के लिए करते हैं, इसमें वो जुड़े हुए हैं। और वो हैप्पीनेस फैक्ट्री जो एक एस्टैब्लिश गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फर्म है, उसमें ओवरऑल प्रोडक्ट और बिजनेस स्ट्रैटेजी फंक्शन के ये हेड हैं। तो थैंक यू मिलिंद, आपने आज ये आपका कीमती समय हमारे लिए निकाला। एंड हम ये शेयर करना चाहेंगे इस एपिसोड के द्वारा कि यहाँ ये मेडिक्लेम के क्षेत्र में क्या हुआ है। तो थैंक यू मिलिंद, आपका समय देने के लिए। शुक्रिया, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है चित्रा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या सो मिलिंद, आज इंडिया में 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आप बोल सकते हैं कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक है निरामया। निरामया जो है ये नेशनल ट्रस्ट की स्कीम है, हाँ, जिसका मकसद है कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से जो इम्पैक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस मिले। ये प्लान है, ओके। और इस प्लान के अंडर 1 लाख का कवर मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। और यहाँ पर रीइंबर्समेंट बेस, जिसमें मेडिकल चेकअप्स, हॉस्पिटलाइजेशन, थेरेपी, करेक्टिव सर्जरी और ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है। कोई प्री मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं है बिल्कुल, और किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमारे कम्युनिटी के काफ़ी पेरेंट्स इस प्लान के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और फेमिलियर हैं, और ये भी जानते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है। बट साथ ही उन्हें ये भी पता है कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है अभी, और क्लेम्स लेना बहुत वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस करते हैं उनको हुआ है ओवर द इयर्स। और कवरेज सिर्फ 1 लाख ही है, तो इसलिए फैमिलीज़ को ये काफ़ी नहीं लगता। अभी इसी टाइप के और कई प्लान्स भी हैं। जो मेन है उसका नाम है निदान हेल्थ इंश्योरेंस, जो नया स्कीम जब भी गवर्नमेंट ने बोला कि फरवरी 2023 में कि सर्कुलर में उन्होंने बताया था कि अंडर IRDA के सर्कुलर से जब कोई भी सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी ये डिसेबिलिटीज़ के लिए हेल्थ कवर देना ज़रूरी है। अभी इसी तरह से ये लॉन्च शुरुआत हुई थी। इसमें ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग लॉस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सेरेब्रल पॉलिसी जैसे ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये सब इंक्लूडेड हैं, राइट? हाँ चित्रा, बिल्कुल। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी इन सभी कंडीशंस को कवर करना मैंडेटरी हो गया था, लेकिन कवरेज फिर भी लिमिटेड है।
जिसे कुछ कंपनी सिर्फ 4 लाख या 5 लाख तक का कवर देते हैं और उसमें भी 1% तक का सब लिमिट होता है। एब्सोल्युटली। और एक स्ट्रॉन्ग कवरेज ज़रूरी है ना हम सब के लिए। तो वही एक एक्चुअल सेफ्टी नेट होती है जो सेविंग्स को बचाता है, राइट। जब कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हमको ये बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि एक इंश्योरेंस प्लान रहे हमारे पास। मिलन, जैसे किसी भी इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, राइट, वैसे ही ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को भी बहुत ज़रूरी है ना। और इसी में, इस प्रोसेस में हमें उम्मीद सेंटर के डॉक्टर कोयली सेन गुप्ता जो हैं, उन्होंने भी बहुत हमको मदद की थी। और इंश्योरेंस कंपनीज के इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, राइट। उन्होंने पूछा कि कितने लोगों को ऐसे पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने बता दिया कि एज पार्ट ऑफ ट्रस्टी ऑफ फोरम फॉर ऑटिज्म कि हमारे तरफ से अगर आप देखेंगे तो फिर लगभग 2000 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके बच्चों का एज ग्रुप 3 साल से लेके 50 साल प्लस, और इवन ओल्डर बच्चे भी हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो अडल्ट हैं अभी, जिनको अगर ये प्रपोज किया, ये पॉलिसी आ गई, तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी ये पॉलिसी में इंक्लूड हो सकते हैं और ये उनको बहुत फ़ायदेमंद है। और ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इस प्रोसेस की शुरुआत अगर आप नहीं करते तो ये शुरू भी नहीं हो पाता। आपके एनकरेजमेंट की वजह से विनेश ने इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत चालू की और इसी वजह से ये हो पाया। हाँ, एक्चुअली ना काफ़ी पेरेंट्स पहले ये कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद, और इंश्योरेंस कंपनीज को इतने बार हमने अप्रोच किया, ये सब अपनी तरह से ट्राई कर ही रहे थे। इंश्योरेंस कंपनीज का यही क्वेश्चन था कि ऑटिस्टिक किड्स में कोई डिफॉर्मिटी है क्या, उनका इम्यूनिटी कम होता है क्या, कि सेल्फ हार्म और का रिस्क ज़्यादा है क्या, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्रिटिकल इलनेस क्या उनको भी, ये नहीं, ये सब उनका सीन ये क्या है, क्या हो सकता है उनके लिए, राइट। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का भी ये एक जनरल व्यू होता है कि जब कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो वो हेल्दी होता है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो वो अनसर्टेनिटी नहीं रही, वो सर्टेनिटी बन जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमें उन्हें समझाना पड़ा कि ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स कोई अलग नहीं है। जब जैसे सारे यूजुअली हमको जो बीमारियां होती हैं वही उनको भी होता है ना, बल्कि उनको हम ज़्यादा केयर देते हैं और ज़्यादा उनकी देखभाल होती है, तो उनको एक्चुअली इलनेस उतना ज़्यादा होता भी नहीं। तो ऑटिज्म का मतलब नहीं कि ये नहीं है कि उनको हेल्थ इश्यूज होंगे ही, लेकिन किसी भी इंसान की तरह उन्हें भी कभी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसीलिए उनका मेडिकल कवर भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी है। और हमें ऐसा इंश्योरेंस कवर चाहिए जहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट ना हो और ना ही कोई सम एश्योर्ड की लिमिट हो। परफेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मेन आज ये पॉडकास्ट का जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं कि इसमें कि सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, तो आप ये बताएंगे। पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑटिज्म को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, राइट। क्लियरली पॉलिसी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अब कंपनी ऑटिस्टिक जो इंडिविजुअल्स है उसको स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के जैसा एक्सेप्ट करने लगे। ये कोई स्पेशल ऑटिज़म स्पेसिफिक प्लान नहीं है। जो पॉलिसी आप या मैं लेते हैं वही एग्जैक्टली वही पॉलिसी इनको भी अवेलेबल है, तो ये बिना किसी एक्स्ट्रा शर्त के है, नो कंडीशंस अटैच्ड, एब्सोल्युटली। तो ये सबसे बड़ा इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स अभी ओपनली बता सकते हैं कि अरे मेरे बच्चे को ऑटिज्म है और मुझे ऑटिज्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, राइट, तो उनको इंश्योरेंस मिल सकता है। बिल्कुल। अब पॉलिसी सिर्फ ये एक रीज़न से रिजेक्ट नहीं होगी कि बच्चे को ऑटिज्म है, करेक्ट, है ना। और सम एश्योर्ड भी आप 10 लाख का ले सकते हैं, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का अवेलेबल होता है। और जिस तरह से हमें अवेलेबल है इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर पॉलिसी, ये सारे फीचर भी अवेलेबल हैं। परफेक्ट, ये सब के लिए अभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर आप पेरेंट्स इस पॉलिसी के लिए अप्लाई कैसे करें, राइट, और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इसके लिए, या फिर मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है क्या, और कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये सबको जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस अब बिल्कुल नॉर्मल पॉलिसी जैसा है, जिसमें हेल्थ डिटेल्स जैसे कि हाइट, वेट, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लिखनी होती है। साथ में
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है जिसमें मेंशन हो कि बच्चे को ऑटिज़म है और कितने % लेवल का है। करेक्ट। मुझे याद है हमने लगभग हर इंश्योरेंस कंपनी में ट्राई किया था श्रवण के लिए, राइट? हाँ, और मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये एक नया सिस्टम है, तो हो सकता है कि बार बार अप्लाई करना पड़े। अगर और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिस्क्लोजर डिक्लेरेशन इनफ होते हैं। और क्या मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होगी? आप प्लीज, ये पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए नहीं, जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए कोई मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, बच्चे के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, पेरेंट्स के लिए हो सकता है बेस्ड ऑन उनकी एज और हेल्थ कंडीशन। करेक्ट। तो एक बार अगर फ्लोटर पॉलिसी के लिए अप्लाई करें तो फिर ये सिर्फ पेरेंट्स के एज के हिसाब से, जैसे वो सीनियर हैं तो फिर उनको जो रेगुलर एक पॉलिसी के लिए हम लोग जैसा अप्लाई करते हैं वो सारे उनको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, टेस्ट करने पड़ेंगे। ये जो मेडिक्लेम का जो नियम है वो करना पड़ेगा। हाँ, जो हमें हमेशा applicable करते है। हैं वो हमको करना पड़ेगा। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मिलिन कि सब पेरेंट्स को ये जानना है कि ये बहुत महंगे रहेंगे क्या पॉलिसीज़, क्योंकि ये स्पेसिफिकली अभी नया बनाया है और ऑटिज्म इंक्लूडेड है, तो वो सब डर रहे हैं कि शायद ये बहुत ही महंगा रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, तो सेम प्राइस, नो एक्स्ट्रा प्रीमियम लोडिंग, और जितना जैसे इंश्योरेंस कवर है उसके बेसिस उसके पर हिसाब ही से, हाँ, उतना ही प्रीमियम देना प्रीमियम पड़ेगा। सम अश्योर्ड पे डिपेंड ऐसा करता कुछ है। एक्स्ट्रा देना ज़रूरी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी तक हम सिर्फ ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आगे चल के हमें और डिसेबिलिटीज़ के लिए भी ये ऐसा काम करना है। बाकी सारे जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं और एनजीओज़ हैं वहाँ पर भी मैं विनेश के साथ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ताकि और सबको, सारे डिसेबिलिटीज़ को भी ये सहायता हो और इंक्लूजन हो पाए। तो मिलन, अब एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सारे ओपीडी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये सब जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो ये सब कॉस्ट, कंसल्टेशन का जो कॉस्ट है वो भी कवर होता है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड पॉलिसी में ओपीडी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी या कोई भी डेवलपमेंट थेरेपीज कवर नहीं होती। सिर्फ इन पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट करने का जो एक कंडीशन होता है वो कवर होता है, और कुछ डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होते हैं। हाँ, जो जहाँ पे 24 घंटे वाली कंडीशन नहीं लगती। करेक्ट। तो ओपीडी और सारे जो थेरेपीज रहते हैं वो इसमें नहीं कवर होते हैं, राइट? नहीं, इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर चार्जेस जो कवर होते हैं, जिसमें टेस्ट है, स्कैन है, कंसल्टेंसी चार्जेस है, लेकिन थेरेपी स्ट्रिक्टली कवर नहीं होते। करेक्ट। कोविड के टाइम में कई सारे हमारे फैमिलीज हैं जहाँ पर बच्चों को भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, राइट? हाँ, और जनरल केसेस जैसे कि अपेंडिक्स है, हर्निया भी किसी को हो सकता है हाँ, ना। तो ऐसे इलनेस के लिए तो मेडिकल कवर काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। करेक्ट। तो वो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंडर दो तीन चीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। एक है कि ओपीडी कवर नहीं होता, ये हमको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओपीडी में जो आप खर्चा करेंगे जब भी आप डॉक्टर को मिलते हैं और एक कंसल्टेशन लेते हैं वो नहीं कवर होता। आप कोई भी तरह के थेरेपीज अगर आज ले रहे हैं तो वो कवर नहीं होते। इसके बारे में हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ आगे जाके झगड़ा कर सकते हैं कि आप ये भी कवर करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और तीसरा है कि एक बहुत इसके साथ कंटिन्यूड एक फियर आ जाता है कि क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, हम इतना जितना भी करेंगे, इतने सब हम लोग पॉलिसी भी लेने वाले हैं, हम लोग प्रीमियम भी भरने वाले, लेकिन फाइनली जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये इंश्योरेंस कंपनीज बोल देंगे और कि ऑटिस्टिक है तो हमको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आप क्या बोलेंगे पेरेंट्स को रीअश्योर करने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, सबसे कॉमन रीज़न क्लेम रिजेक्ट होने का होता है नॉन डिस्क्लोजर। हाँ, यहाँ जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई इम्पॉर्टेंट इन्फो है जो बताई नहीं है, जो डिस्क्लोज नहीं किया है। अभी इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इसमें जो एक प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ पे बेस्ड होता है। अगर आपने नहीं बताया कि बच्चा ऑटिस्टिक है और बाद में जब क्लेम का वक्त आया और उस समय डॉक्यूमेंट में वो लिख के आया
तो फिर कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। एब्सोल्युटली राइट। तो यही आप बता रहे हैं कि जब एप्लीकेशन कर रहे हैं आप, तो फिर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ आप सब बता दीजिए कि जो भी बोलना है बच्चे के बारे में। और वो फॉर्म ही ऐसा रहता है कि आपको सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है, राइट? बिल्कुल। तो हाँ, मतलब अगर आपने सब डिक्लेयर ही कर दिया है तो उसका कुछ वेटिंग पीरियड होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है। बट उसके बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर क्लेम फिर भी रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास ग्रीवियंस रिड्रेसल और इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में जाने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। करेक्ट। और इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन इसी के लिए है, राइट? कि आप जाकर फिर बोल सकते हैं। और ये सब हमारा करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अभी, कि अगर जब पॉलिसी अवेलेबल है और उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये सब ने जुड़कर लार्ज नंबर्स में करना इम्पोर्टेंट है, राइट? एग्जैक्टली। और किसी भी इंसान के लिए इंश्योरेंस लेने का सही वक्त होता है अभी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देर करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ कंडीशन भी बुरी होती है। हाँ, हमारा जैसा जैसा एज होते जाता है वैसे वैसे कई नई बीमारियां आ जाएंगी, फिर वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो जाएंगे, और फिर इंश्योरेंस कंपनीज वहाँ पर देन तकलीफ देने लगते हैं कवर देने के लिए, और पॉलिसी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ चित्रा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि काफ़ी फैमिली ने इंश्योरेंस लिया है लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं है, और काफ़ी का मतलब हर एक फैमिली के लिए अलग अलग होता है। हाँ करेक्ट। तो आपको सही तरीका है कि कितना काफ़ी है वो अगर जानना है तो पॉइंट नंबर 1 कि आप जाके आसपास के हॉस्पिटल में एक सर्वे जैसा करिए कि जहाँ पे कितना कॉस्टिंग है। फिर आप उसमें 10-15% का इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, क्योंकि हर साल सब प्राइसेस बढ़ते हैं। हाँ और उसके बाद आप थर्ड चेक कीजिए कि आपने जो एस्टिमेशन किया था वो सही है कि नहीं। उसके बाद भी अगर आपको समझ में आता है कि नहीं हमारा एस्टिमेशन सही नहीं है और बढ़ाने का ज़रूरत है, तो आप बढ़ा लीजिए। हाँ, तुरंत बढ़ाना चाहिए। और इनफैक्ट ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स के लिए तो हमारा एक और अलग ही इशू हो जाता है कि उन्हें हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट शायद पसंद ना पड़े, राइट? तो फिर पूरा पेरेंट्स को एक पूरा रूम, सिंगल रूम सिर्फ बच्चे के लिए और खुद के लिए, या फिर कोई अगर अटेंडेंट है उनके साथ के लिए भी लेना पड़ता है। और कोविड में ये हमने बहुत देखा था, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल चित्रा, आपने एक और सही पॉइंट, बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट को बच्चे के साथ हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है 24/7, और उस समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने वो एक्सपेंस भी जुड़ा, हमने एक्सपेंस का भी प्लानिंग किया है। और कोविड के वक्त काफ़ी टाइम ये भी हमने देखा कि लोगों के ये लाखों में खर्च हुए, हाँ, लेकिन लोगों के पास पॉलिसी ही नहीं थी, प्लान ही नहीं था। या एब्सोल्युटली। तो फिर वो सब खर्चा हमें खुद से करना पड़ा। बिल्कुल करेक्ट। एंड कई लोगों ने किसी ने 1.5 लाख का खर्चा किया रहेगा, या फिर किसी ने 1 करोड़ तक भी खर्चा किया है, क्योंकि अपने इंडिविजुअल को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है। ये खर्चा तो हम बिना सोचे ही कर देंगे, राइट? एंड अगर हमेशा हम बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा कवर लो, ये मत सोचो कि प्रीमियम इतना जा रहा है और फिर इसलिए वहाँ पर कहीं तो ना कंजूसी हो जाती है लोगों से इंश्योरेंस का कवर लेने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कोई इलनेस आ गया, जैसे कैंसर वगैरह, तो वहाँ पर आप इस एस्टिमेट भी नहीं कर पाओगे कि कितना वहाँ पर खर्चा हो सकता है, और उस वक्त अभी जाके हमको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो सोच के ही पॉलिसी लेना चाहिए जो आने वाले 10-15 साल तक वैलिड हो। एब्सोल्युटली। हमारे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कई साल पहले 10-15 साल पहले भी उन्होंने 3 लाख का कवर ये सोच के लिया था कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज इसका कुछ मायने नहीं रखता रे। ये कवर हमको ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा, और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम जैसे MFMA और हैप्पीनेस फैक्ट्री में हम जब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का पूरा हम लोग ये प्रोसेस जब करते हैं और फैमिलीज़ को पूछते हैं, ये सब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको अगर मेडिकल इशू आया तो फिर आपसे कितना आज तक खर्चा हुआ है, आगे आपको क्या लगता है कितना होगा, और उस हिसाब से आपको अच्छा ढंग का कवर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये अगर हम ठीक से ले लें और ये कवर अगर तभी कम भी पड़े, तो फिर ये सब हमारे बचत जो हमने किया है हमारे जेब से ही वो चला जाएगा, राइट?
सही पॉइंट चित्रा, मेडिक्लेम पॉलिसी तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ऊपर भी एक मेडिकल का एक कॉर्पस, एक अलग से फंड बनाना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर के खर्चे होते हैं जैसे ओपीडी हो गया या फिर वो मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी खर्चे हो गए, जो चीज़ मेडिक्लेम में कवर नहीं होती है, तो वो खर्चे के लिए एक अलग से एक कॉर्पस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक क्लाइंट था, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, जिसको पिछले 12 सालों से पैरालिसिस है। अभी उन 12 सालों में वो कम से कम 12 से 13 बार हॉस्पिटलाइज हुए और इतना खर्चा कर चुके हैं। अभी जितना खर्चा उन्होंने हॉस्पिटल में किया उतना खर्चा हॉस्पिटल के बाहर भी हुआ है। तो अभी ये सब जो एक्सपेंसेस हुआ है उस वो कहाँ से आएगा? वो मेडिक्लेम से तो आएगा नहीं। तो इस वजह से ये एक अलग से हेल्थ फंड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो अगर वो हमने ये सब नहीं किया और एक जैसे आप बता रहे हैं एक हेल्थ कॉर्पस के लिए अलग से हमने पैसा नहीं रखा, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने जिस बाकी जो कई चीज़ के लिए पैसा रखा है वो सब वहाँ चला जाएगा। और मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन पर ही काम करता है, लेकिन मेडिसिन्स जैसे आपने बोला, अटेंडेंट्स जो आते हैं या फिर जो टेस्ट लेना पड़ता है, ये इस सब का जो खर्चा है वो सब हमारे जेब से जाता है, करेक्ट? तो और ऑटिस्टिक बच्चों के केस में तो जैसे जैसे उनकी भी एज बढ़ती जाएंगी ये एक्सपेंसेस और भी बढ़ सकते हैं, और इसीलिए पहले से प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक और महत्वपूर्ण सवाल पेरेंट्स का आता है मिलिन, कि कौन से, अभी तो ये सब इतना सब हमने बता दिया, लेकिन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ये सब पॉलिसीज दे रहे हैं? तो क्या ये स्टैंडर्ड प्लान्स हैं या फिर फ्लोटर प्लान हैं, इंडिविजुअल प्लान हैं, ये क्या हैं? बिल्कुल, हम फ़िलहाल कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किए हैं, जैसे टाटा हो गया, बजाज हो गया, आईसीआईसीआई। इन्होंने शुरुआत से हमें सपोर्ट किया था। हाँ। और उसमें से आपको कुछ प्लान्स अवेलेबल है जो आपको और मुझे, हमें आज की डेट में भी जो एप्लीकेबल है वो सब उन्हें भी मिल जाते हैं। ओके। सो ये रेगुलर हैं, यानी जैसे इसके लिए कोई स्पेशल कवर्स करके ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल प्लान्स नहीं है? हाँ, तो ये पॉलिसी कोई ऐसी स्पेशल टाइप की पॉलिसी नहीं जो सिर्फ ऑटिज़म से रिलेटेड कंडीशन को ही एप्लीकेबल है। ये बहुत ही जनरल टाइप की पॉलिसी है जहाँ पे आप 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक का पॉलिसी बाई कर सकते हैं। ओके। तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, और ये स्टैंडर्ड रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको सिर्फ मेंशन करना है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, राइट? ये ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आई थिंक इस पॉलिसी में हमको याद रखना है कि हमको ये डिस्क्लोज करना है, फुल डिस्क्लोजर हमको करना है। ये डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। सो चित्रा, मैं अपने दर्शकों को कुछ पॉइंट्स फिर से दोहराना चाहता हूँ, जो मैं, शायद ये इसमें से कुछ पॉइंट रिपीटेशन है, पर आप सुनिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है इंश्योरेंस ना लेना या अवेयरनेस की कमी। ये जनरली तभी होता है, अवेयरनेस की कमी है, इंश्योरेंस नहीं लिया। पॉइंट नंबर 2 हो गया मेडिकल कंडीशन हाइड करना, नॉन डिस्क्लोजर पे क्लेम रिजेक्ट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कंडीशन डिस्क्लोज करें। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न कन्फर्मेशन ना लेना, जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट या ईमेल में कंपनी से रिटर्न कन्फर्मेशन ले लीजिए कि ऑटिज़म कवर्ड है। फिर पॉइंट नंबर 4, सस्ता या छोटा कवर चूज़ कर लेना। ये हमेशा ऐसा होता है, जनरली हमेशा ऐसा कवर जो लॉन्ग टर्म नीड के हिसाब से हो, वही सफिशिएंट हो, वही लीजिए। और एक रिमाइंडर, प्रीमियम हर साल देना पड़ता है, अपने कैश फ्लो के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करो ताकि कंटिन्यू रख सको। तो इसमें एक और क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हम नहीं रहे हैं, अगर हम ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये कवर क्या कंटिन्यू होगा? बच्चे के लिए ये अवेलेबल रहेगा क्या? अक्सर अगर पॉलिसी में 3 मेंबर, जैसे पेरेंट्स प्लस चाइल्ड है, और पेरेंट्स नहीं रहे, तो पॉलिसी चाइल्ड के नाम पर हो जाती है। बच्चा प्रपोजर बन जाता है, बस रिन्यूअल कंटिन्यू रखना है। सो आप 2-3 साल का प्रीमियम एक साथ भी भर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये उम्र पे बेस्ड होता है ना, जैसे कि जो प्रीमियम हम पे करते हैं, जो कवर तो हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन वो जिस इंसान का जो उम्र है, जो बच्चे का उम्र है या पेरेंट्स का जो उम्र है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसा वैसा प्रीमियम भी बढ़ता है, राइट? बिल्कुल, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज
हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ाती है। हाँ। कुछ इंश्योरेंस कंपनी 3 साल या 5 साल के इंटरवल में हाँ, प्रीमियम बढ़ाती है। प्रीमियम बढ़ाते रहते हैं। तो फिर ये भी हमको सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बोल ही रहे हैं कि बड़ा कवर लो और सबको बता रहे हैं कि हाँ अच्छे तरह से ढंग से कवर लेना, उसमें संकोच मत करना। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आप ये जो कवर ले रहे हैं, चाहे आप छोटा ले रहे हैं कि बड़ा ले रहे हैं, वो जो पॉलिसी का जो आपने बोला कि प्रीमियम हर साल हमको भरना है, तो उसको भी सोच समझ के वो जितना प्रीमियम हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना हमने इसके हिसाब से जी, ये सब पॉइंट्स पकड़ के प्रीमियम लेना है। अभी एक और है कि जहाँ पर आपके जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस एजेंट हैं उनके माध्यम से ये आप अप्लाई कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको ज़रूर उनको जाकर बताना चाहिए कि ये मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और हम सबके लिए एज अ फैमिली हम बच्चे को शामिल करके हम ये पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो सम इंश्योर्ड जो ऐसा रखें कि आप पूरे सब लोग पूरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये सबको आप प्रॉपर्ली कवर कर रहे हैं और उसमें आपने बता दिया है वेरी क्लियरली कि ऑटिज्म है, ऐसा आप ले रहे हैं। और एक बार ये सब जब हो जाएगा उसके बाद हर साल रिन्यूअल जो मिलिंद ने समझाया ये हमको करते ही रहना है और ईश्वर ना करे कभी क्लेम करना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका कवर तैयार रहेगा। और अंत में मैं एक और बात दोहराना चाहूँगा। पूरे पॉडकास्ट में हमने कहा कि आपको बड़ा सम एश्योर्ड रखना चाहिए, अगले 10-20 सालों के लिए प्लान करना चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रहे कि प्रीमियम हर साल देना होता है। इसलिए प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो आपकी जेब के अनुकूल हो, ना कि ऐसा प्लान हो जो दिखने में बढ़िया हो पर आप उसे लेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद, आपने ये सब किया, आपका कीमती समय हमको दिया और इतने अच्छे तरीके से ये सब समझाया। हम ज़रूर आपके पास और सवाल लेके आएंगे क्योंकि ये जब हमारे दर्शक सुनेंगे तो उनके पास और ज़्यादा सवाल आगे से ही आ जाएंगे। ज़रूर, मुझे भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा और मैं हमेशा ये स्पेशल नीड कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट उपयोगी लगा तो कृपया इसे आगे शेयर कीजिए, खासकर उन परिवारों के साथ जिनके पास विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से या इंश्योरेंस कंपनी से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, इंश्योरेंस इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। सो यानी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी मंजूर करना नहीं करना वो इंश्योरेंस कंपनी के उसके वो जो अंडरराइटर्स हैं वो उसको जांच करेंगे और फिर हमको बताएंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और फिर ही हम ये जान सकेंगे कि हमको एक्चुअली पॉलिसी मिल गया है कि नहीं। इसीलिए जितना ज़्यादा हम अप्लाई करें, जितने ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी और हमारे बच्चों के लिए ये सुविधा भविष्य में भी बनी रहेगी। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको एक बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।